नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकनीति और हमारे साथ मौजूद हैं विवेक पांडे जी, जो आज की दिन की बड़ी खबरों के लिए आपके ऊपर चर्चा के साथ मौजूद रहेंगे। जी पांडे जी बताइए, आज पहली खबर जो निर्भया केस से जुड़ी हुई आ रही है जी उसमें क्या नया फैसला आया है? देखिए मिश्रा जी, उसमें दरअसल फैसला ये आया है, मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि अब जो डेथ वारंट जारी किया है पटियाला कोर्ट ने, इसके तहत इन जो चारों दोषी हैं निर्भया रेप केस से जुड़े हुए, इनको फांसी की सज़ा फिर से मुकर्रर कर दी गई है। डेथ वारंट जारी हो गए। इसके तहत दिनांक 3 तारीख को सुबह 6 बजे इनको फांसी की सज़ा दी जाएगी। लेकिन अभी भी एक पक्ष जो है वकीलों का, देखिए ये बात हमारी जो है वो जनता को भी समझनी पड़ेगी और हमें ये भी जानना चाहिए कि क्यों बार बार ये वकीलों की जो अड़चने हैं और जो कानूनी दांवपेच है, इसका फ़ायदा उन दोषियों को मिल रहा है जिन्होंने ऐसा जघन्य काम में किया, ऐसा कृत्य किया, और इसके बावजूद अब कानून की जो बिसादें हैं उसके पायदान पर चलकर वकील जो हैं वो कह रहे हैं, दोषियों के वकील, कि हमारे पास अभी भी मौके हैं। जी नहीं, असल में उनका कहना ये है कि मानवाधिकार के जो नियम इस पे लागू होते हैं वो दोषियों को उसका जो है मिलना चाहिए। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इस देश में मानवाधिकार आयोग भी है। इस देश में निर्भया के बाद हमने देखा था जो कानूनों में नए प्रावधान हुए थे, चाहे वो वर्जेनाइल को लेकर हो, चाहे वो केस को लेकर हो, केस को जिस तरीके से मजबूत बनाना उसको लेकर हो, नए जो प्रावधान आए थे। लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि देखिए अभी क्या हो रहा है कि भाई आप कानून का फ़ायदा लेकर आप किसी को भी बचा सकते हैं, है ना। तो सबसे बड़ा सवाल हमने कुलदीप सेंगर में भी ये देखा है ना। ये जो दोषी है मुकेश अक्षय, क्या नाम है उसका, उसने ये बोला कि भाई कुलदीप सेंगर, उसने अपने मतलब वकील से ये बुलवाया कि भाई कुलदीप सेंगर पैसे वाला था, बड़ी पार्टी है, तो आपने उसको उम्र कैद दे दी, हम लोग गरीब हैं तो हमें आप वो दे रहे हो, फांसी दे रहे हो। तो अब कहने का मतलब ये है कि भाई इस तरह के मामलों में फांसी की जो सज़ा है जी, वो एक क्लियर कट होना आना चाहिए कि भाई फांसी की सज़ा कब मुकर्रर रहेगी अथवा नहीं, और किस केस में उम्र कैद की सज़ा रहेगी अथवा नहीं। तो इससे ये होगा कि एक सोच का दायरा, एक समझने का दायरा जो जनता का है इन जघन्य अपराधों, इन जघन्य कृत्यों के प्रति, क्योंकि हम लोग जब भी उस दिशा में देखते हैं, आपको भी याद होगा अन्ना हजारे मूवमेंट के बाद मुझे लगता है ये देश का अगला एक ऐसी घटना थी जिसने देश को झकझोर दिया। जी, दिल्ली से लेकर समूचे देश में इसके खिलाफ विरोध हुआ, लोग सड़कों पर उतर आए और तब जाकर कहीं इतना मजबूत कानून बना। लेकिन जो निर्भया की माँ है वो भी अभी भी उनको ये सस्पेंस को क्लियर नहीं कर पा रही। उनको अभी लग रहा है कि अभी ये लोग फिर से बच सकते हैं। तो भाई हम लोग क्या कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते? क्योंकि देखिए संवैधानिक देश है, ये देश संविधान से चलता है, तो कोर्ट को भी चाहिए और हमारे पॉलिसी मेकर्स को भी चाहिए, जो सरकार है, कि भाई एक ऐसा कानून बनाया जाए कि जिसमें जब दोषी के दोष तय हो जाएं, माफ़ कीजिएगा आरोपी के दोष तय हो जाएं, वो दोषी बन जाए, तो भाई फिर उसके पास इस तरीके की ये जो पंच हैं इसका मौका ना रहे। क्या कोई ऐसा कानून हम बना सकते हैं? अगर हम बनाएंगे तो तभी, नहीं तो आप देखिए 8 साल से ये पूरा मामला, कितना साल हो गया इसको चलते हुए? 2012 का मामला है। अच्छा, ये 2012 का मामला है, तो देखिए 8 साल हो गया इसको पूरा चलते हुए। तो 8 साल में कितने सारी चीज़ें हुई होंगी। फिर राष्ट्रपति के पास भी ये मामला गया, फिर वहाँ से उन्होंने जो है, हालांकि उनके पास ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने मर्सी पिटीशन शायद उनके पास नहीं गई थी। फिर एलजी के पास भी ये मामला गया। नहीं, दूसरा इस तरह की चीजें, मामला ये उठता है कि ये जो वकील जो है इसमें हथकंडे अपनाते हैं, देखिए इन पर क्या कहना है? मैं वकीलों पे ही तो बात कर रहा हूँ। आप देखिए उनके माँ बाप से पूछिए, आप निर्भया के माँ बाप से, तो वो साफ कहते हैं कि भाई वकील अगर इस तरह के हथकंडे नहीं करते तो हमारी बच्ची के जो दोषी हैं, है ना, उनको सज़ा मिल गई होती है, उनको बिल्कुल जो फांसी की सज़ा मुकर्रर की गई थी वो मिल जाती।
और आप देखिए कि इस तरह के मामलों में बोला गया फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देते हैं। भाई मध्य प्रदेश का एक मामला था, मुझे अच्छे से याद है कि शिवराज सिंह सरकार ने कानून पारित किया था कि दोषी को जल्द से जल्द सजा मिलेगी, और उसके बाद बड़ा ढिंडोरा भी उन्होंने, और मतलब इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट भी किया था कि भाई हम लोग इस देश के पहले ऐसे राज्य बने जहाँ सबसे जल्दी सजा हुई, मौत की सजा हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब तक वकील इस तरीके के हथकंडे अपनाते रहेंगे, न्याय नहीं मिलेगा साहब। न्याय पाना है तो इस सरकार को चाहिए, हमारे पॉलिसी मेकर्स को चाहिए कि जो कठोर कानून कह रहे हैं ना वो बना के भी दिखाएं। ये अगर आप फास्ट ट्रैक कोर्ट में अगर आपके कोई कुछ कानून ऐसे आप बनाइए, भाई आप सरकार हैं, अगर राष्ट्रपति महोदय उस पर साइन करेंगे तो वो एक कानून बन के तैयार होगा, सुप्रीम कोर्ट भी उसमें कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, आपने किया है बाकायदा हर चीज़ पे, क्यों आपने जो हमने देखा था एट्रोसिटी SC/ST एक्ट पे आपने किया, भाई सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा कि नहीं पलटा आपने। और ये कोई आपके लिए असंभव नहीं है, आप कर सकते हैं, लेकिन आप में करने की इच्छा होनी चाहिए। और उसमें ऐसा ना हो कि भाई कुलदीप सेंगर नेता है तो उसको मतलब हम ये कोई हम वर्डिक्ट नहीं सुना रहे अपना, पत्रकार वर्डिक्ट सुना भी नहीं सकता है, लेकिन पत्रकार जनता की भावना तो बता सकता है ना। तो जनता ये कहती है कि भाई नेताओं के ऊपर केस तो दर्ज होते हैं, लेकिन वो केस चलते ही रहते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो उस केस को एंजॉय कर रहे हो। तो ये जो एंजॉय करने वाले जो नेताओं के केस हैं, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। और अभी हमने देखा दल बदल कानून को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नेता इसको एक सॉफ्ट पंच के तौर पे लेते हैं। ठीक है, एक पंचिंग बैग है, हाँ ठीक है आपने दे दिया तो दे दिया, हम लोग इसको टेकल कर लेंगे। तो ऐसा ना बन के रह जाए। जो जनता, सामान्य जनता डरती है पुलिस से, न्यायालय से, वो नेता भी डरे, भाई ये भी तो चाहिए। और बहरहाल रेप के आरोपी, रेप के माफ़ कीजिएगा दोषी जो हैं, इनको अब अगर सजा नहीं मिली, ये जो 3 तारीख मुकर्रर की गई है, तो फिर हमें सोचना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा कि हम लोग जिस भारत में जी रहे हैं वहाँ के कानून कैसे हैं, वहाँ कानूनों में कितना परिवर्तन होना चाहिए, और जो हमारी जुडिशियल सिस्टम है लाइक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड दैट ऑल जुडिशियल सिस्टम, इसको कितना अपग्रेड करने की ज़रूरत है। क्योंकि माफ़ कीजिएगा, ये जुडिशियल सिस्टम जनता के लिए है, ठीक है, इसका सदुपयोग जब तक जनता को मिलेगा ना, तभी तक इसकी सक्रियता बरकरार रहेगी और लोगों की आस्था भी इसमें प्रगाढ़ रहेगी, जो दिन प्रतिदिन कम हो रही है, दिन प्रतिदिन कम हो रही है। तो ये बात भी सोचना पड़ेगा, ये सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए कि क्यों अपराधियों के, आरोपियों के हौसले इतने बुलंद होते हैं। आप देखिए, आप उन्नाव का दूसरा केस ले लीजिए, उन्नाव के दूसरे केस में क्या हुआ। उन्नाव के दूसरे केस में, मतलब मैं कुलदीप सेंगर के अलावा दूसरी बच्ची की बात कर रहा हूँ जिसकी मृत्यु हो गई थी, उसका पहले रेप किया गया। बिल्कुल, रेप करने के बाद जब रिपोर्ट हुई तो वो आरोपी जेल गया। जेल से आने के बाद उसने फिर उस लड़की को छेड़ा, जब उससे रहा नहीं गया लड़की से, तो उसने अपने आप को आग लगा ली, है ना जी, सॉरी माफ कीजिएगा, आग नहीं लगाई थी उसको, उसी आरोपी ने आग लगा दी, है ना। ये मैं इसका जो है मैंने इसको ठीक किया, उस आरोपी ने आग लगा दी। फिर वो आग लगाने के बाद वो लड़की तकरीबन 1 किलोमीटर तक दौड़ी अपनी जान बचाने के लिए। और आप देखिए, ये वही समाज है, आप और हम लोग समाज की बात करते हैं, ये वही समाज है। इस समाज के 1000 लोगों ने तो उसको देखा होगा, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी साहब कि उसको संरक्षण दे या उसको अस्पताल तक पहुंचा पाए। वो दौड़ती गई और जब उससे मतलब उसका शरीर साथ नहीं दिया, वो गिर गई। गिरने के बाद जैसे तैसे उसको अस्पताल पहुंचाया होगा। नहीं, अंत में ये हुआ था कि एक व्यक्ति उसे मिला, अच्छा, एक व्यक्ति फोन इस्तेमाल कर उसने जो है सूचना दी सीधे पुलिस को कि मेरे साथ इन लोगों ने ये कृत्य किया हुआ है। ओके, तो उसके बाद उसको अस्पताल पहुंचाया गया और वहाँ पर वो जिंदगी और मौत से लड़ते लड़ते अंततः गत्वा उसकी मौत हो गई। चलिए, ये जब चीज़ें हम देखते हैं तो हमें ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि भाई जिस समाज में हम रह रहे हैं और बड़ी बड़ी हम बातें करते हैं, वहाँ की सच्चाई कितनी खतरनाक है। मतलब आप सोचिए इस चीज़ को, क्योंकि आपको तो लगता है दूसरे की लड़की, आपको तो लगता है दूसरे का लड़का, दूसरे का घर, लेकिन साहब अगर समाज को एकीकृत करके आप देखेंगे तो ये समाज
में रहने वाले लोग भी कहीं ना कहीं जुड़े आप ही से हैं, और आपके ऊपर भी जब भगवान ना करे कोई इस तरह की घटना या दुर्घटना होती है तो आप अपने आप को कितना अलग महसूस करते, इस मानसिकता से भी सोचकर देखिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो भाजपा से जुड़ी हुई है। संगठन में लगातार बदलाव हो रहे हैं। अभी जेपी नड्डा की ताजपोशी हुई है। उसी क्रम में अब दक्षिण की तरफ भाजपा बढ़ चुकी है। केरल में के सत्येंद्रन का जो है बिल्कुल कमान सौंपी और गई है। मैं ये भाई साहब के बारे में अभी पढ़ रहा था, द लोकनीति न्यूज़ में पढ़ रहा हूँ मैं। जी। द लोकनीति ने बड़े अच्छे से ये खबर चलाई है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन में आजकल भारी फेरबदल देखने को मिल रहा है भाजपा के नए अध्यक्ष नड्डा साहब के ताजपोशी के बाद। तो सुरेंद्रन पीएम मोदी के 2001 में अनुवादक की भूमिका भी निभा चुके हैं। मतलब 2001 से ये कितना मतलब इंटरनल तौर पर जुड़े हैं, और ये बड़ी अच्छी खोजी खबर, शायद आप ही ने ये खबर लगाई। तो विवादों से भी घिरे हैं इनके ऊपर, तकरीबन 250 मुकदमे दर्ज हैं। सबरीमाला के पोस्टर बॉय भी ये कहे जाते हैं। वो विवादित जो सबरीमाला मंदिर का जो मुद्दा है, मेरे ख्याल से वो क्या नाम है आपका, जो महाराष्ट्र की हैं जो उन्होंने काफ़ी लंबा ये पूरा मामला चलाया था। लेकिन हमारा सवाल सबसे मुख्य यही उठता है कि देखिए, भाजपा के जो अध्यक्ष बने, वो भाजपा अपने आप को राष्ट्रवादी पार्टी कहती है। वो कहती है कि हमारे अंदर, दबी जुबान में वो ये तो नहीं कहते कि हमारे अंदर बिल्कुल भी क्रिमिनल केस नहीं है, लेकिन कहते हैं कि औरों से कम है। मतलब उसके कलर से मेरा कलर ठीक है, यानी तुम्हारे कलर से मेरा कलर ठीक है, मतलब इतने ठीक है हम। ठीक है। तो इतने ठीक है, तो ये बताना चाहिए कि जिस व्यक्ति पर 250 मुकदमे दर्ज हैं, भाई 240 यानी 250 के लगभग मुकदमे दर्ज हैं, ऐसे व्यक्ति को आपने प्रदेश अध्यक्ष कहाँ का बनाया है? केरल का। याद करिए कि प्रधानमंत्री जब महोदय केरल गए थे तो उन्होंने कहा था कि केरल का नाम सुनते हैं तो बड़ा पवित्र लगता है, पवित्रता का वास होता है। और आप देखिए कोझीकोड में इनकी रैली हुई, कोझीकोड में राष्ट्रीय रैली हुई थी, मोदी सरकार जब पहले नंबर पे थी, है। तो मोदी जी और उनकी टीम ये बात बहुत अच्छे से जानती है कि तमिलनाडु और केरल फतह करना है तो पहले वहाँ की आइडियोलॉजी को समझना पड़ेगा। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि जिस जगह पर पहले से कांग्रेस काबिज है और लेफ्ट की सरकार है, भाई कांग्रेस प्लस लेफ्ट वहाँ पर तकरीबन 20 सीटें लाई है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए लोकसभा में। और वायनाड सीट से तो आपकी पार्टी के सबसे बड़े सिरदर्द जो है आपके विपक्षी जो नेता है राहुल गांधी, मुझे लगता है भाजपा वाले अगर एक दिन में राहुल गांधी का 5 बार नाम न लें तो उनकी भाजपाई होने पर थोड़ा शक होने लगेगा, क्योंकि जितना राहुल गांधी का नाम लेते हैं। और आप देखिए अभी राहुल गांधी भी वायनाड गए थे। खैर बहरहाल हम इनके प्रदेश अध्यक्ष की बात कर रहे थे, तो एक स्ट्रेटेजी समझना पड़ेगी भाजपा को कि अब अपने आप को या तो आप राष्ट्रवादी कहिए, और अगर राष्ट्रवादी कह रहे हैं तो इस तरह के लोगों को क्यों चुना जा रहा है? क्या इनके ऊपर 240 के 240 आरोप गलत हैं? भाई ये भी बताना चाहिए। और दूसरा ये है कि 2019 के चुनाव में ये करारी हार भी इन्हें मिली थी, ये तीसरे पायदान पे रहते हैं। देखिए केरला में आपको याद होगा विधानसभा चुनाव का समय था, एस श्रीसंत को चेहरा बनाया था और भी बहुत बड़े बड़े चेहरे बने थे, लेकिन जो हाल बंगाल में हुआ था वही हाल केरला में हुआ। हालांकि अब बंगाल में वो जोर शोर से लगे हैं, उसके परिणाम देखेंगे आने वाले समय में। लेकिन केरल जहाँ तक है अभी तक भाजपा को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, केरल एंड तमिलनाडु। लेकिन आपको समझना होगा भाजपा की स्ट्रेटेजी को। हैदराबाद आइए, ठीक है, चलिए हैदराबाद में तेलंगाना जो रेड्डी साहब है, जगमोहन रेड्डी, तो जगमोहन रेड्डी जो हैं और अमित शाह ये पीछे पीछे से एक दूसरे के दोस्त हैं, ठीक है, मानते हैं। हाँ, क्योंकि वाईएसआर कांग्रेस जो है वो भाजपा से उसका कोई अभी बिगाड़ नहीं है, उसका बिगाड़ है कांग्रेस से, ठीक है, उसका बिगाड़ है टीडीपी से। अब मुझे ये कहना है कि भाई सीधे तौर पे अगर हम देखें तो भाजपा इधर के रास्ते से नहीं तो इधर के रास्ते से प्रवेश कर रही है। कर्नाटका में उसकी सरकार है, गोवा में उसकी सरकार है, तमिलनाडु में भी, ठीक है, तमिलनाडु और तेलंगाना और आंध्रा और उड़ीसा में भाजपा ने लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन किया।
पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी इस बार अच्छा प्रदर्शन करेगी, ऐसा वो मान के चल रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि भाजपा को अभी तक जो गैर हिंदी भाषी पार्टी क्षेत्रों में बोला जाता था कि ये वहाँ की पार्टी नहीं है, लेकिन ये इसका जो प्रवेश करने का तरीका है, आपको इस पर गौर करना पड़ेगा और भाजपा जिस रास्ते से चल रही है इसको समझना पड़ेगा। चलिए अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, वह है शाहीन बाग से जुड़ी हुई। पिछले 2 महीनों से लगातार विरोध प्रदर्शन चला आ रहा है नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में। जी, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक मैं द लोकनीति की खबर पढ़ रहा हूँ और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इस विषय में अगली सुनवाई 24 फरवरी को करेंगे और अदालत ने दोनों वकीलों को बुलाया और कहा कि यदि वो चाहे तो बाजात हबीदुल्ला को अपने साथ ले सकते हैं। साथ ही अदालत ने केंद्र, दिल्ली पुलिस और सरकार को प्रदर्शनकारियों से बात करने के लिए कहा है। तो इस संबंध में अब सुनवाई हो चुकी है और सुनवाई के बाद तीखी टिप्पणी करते हुए अदालत ने कहा है कि लोकतंत्र लोगों की अभिव्यक्ति से चलता है। ये अदालत की कोर्ट है, सुनिए, वापस से सुनिए, बड़ी अच्छी लाइन बोली है। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहता है तो ऐसा लगता है कोई कह रहा है, अच्छी बात है। ठीक है, कहता है कि लोकतंत्र लोगों की अभिव्यक्ति से ही चलता है, लेकिन इसकी भी एक सीमा है। मतलब पहले कोटेशन पढ़िए कि अभिव्यक्ति से चलता है लेकिन इसकी भी एक सीमा है। ठीक वैसे ही अब यदि कोई हर रोड ब्लॉक करने लगा तो ऐसा कैसे चलेगा। अदालत ने वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन को प्रदर्शनकारियों से बात करने की जिम्मेदारी सौंपी है। अब इसके लिए एक मध्यस्थता, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता इसके लिए बाकायदा नियुक्त करी है और इस संबंध में 24 फरवरी को सुनवाई होगी। लेकिन शाहीन बाग जो मुद्दा चला दिल्ली में, तो ये आपको समझना चाहिए और इसके पीछे देखना चाहिए कि क्या कारण था कि 10 फरवरी तक आप देख लीजिए कोई हटाने नहीं गया उन्हें। भाई कोर्ट में चलो मामला लगा हुआ है, लेकिन ऐसा क्या मोदी सरकार भी चाह रही थी कि शाहीन बाग वहाँ से ना हटे, क्योंकि वो क्या प्लेटफॉर्म बन गया था एक जंक्शन के तौर पे, करंट लगना था, जिसको हाँ उस पर जिक्र करेंगे, जिसको आम आदमी पार्टी और बीजेपी भुना रही थी। आम आदमी पार्टी इधर से तो बीजेपी इधर से। बीजेपी को ये समझ में तो आ गया था कि हमें यहाँ से वोट नहीं मिलेगा, लेकिन आम आदमी पार्टी इस चीज़ को समझ गई थी कि हमें स्टॉप डोर करना है। तो जो बयान मनीष सिसोदिया देते थे और जो बयान केजरीवाल देते थे, दोनों बयान कितने अलग अलग रहते थे। मतलब ये एक डायरेक्शन, ये दूसरा डायरेक्शन। तो कहने का मतलब सिर्फ यही है कि राजनीतिक पार्टियों ने शाहीन बाग को एक राजनीतिक अड्डे के तौर पे भरपूर इस्तेमाल किया और जो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की रेस से पूरी तरह से अपदस्थ थी, वो देखिए किस तरीके से एक रेस में आ जाती है, उसकी थोड़ी थोड़ी हवा बनने लगती है। आप वोट शेयरिंग देखिए बीजेपी की वोट शेयरिंग बढ़ी है और आपको अगर कांग्रेस की वोट शेयरिंग आएगी वो घटी है। तो घटी वोट बैंक किसको मिली? वो आम आदमी पार्टी को मिली है। भाई शाहीन बाग एरिया आम आदमी पार्टी ने जीता। अब मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ अंत में इस प्रोग्राम को मुझे लगता है काफ़ी लंबा हो गया है, तो यही कहना चाह रहे हैं कि देखिए ये बात देश के लोगों को समझनी पड़ेगी कि जो सीएए का विरोध कर रहे हैं और जो सीएए का समर्थन कर रहे हैं, देखिए आप किसी से पूछेंगे कि आप विरोध कर रहे हैं, आप सही, वो कहेगा हाँ मैं सही हूँ। आप जो समर्थन कर रहे हैं, हाँ मैं सही हूँ। दोनों अपनी अपनी जगह खुद को सही मानेंगे, लेकिन हमारा सिर्फ और सिर्फ एक विनम्र अपील है जी इस द लोकनीति के मंच के माध्यम से भी कि देखिए जो भी हो आपको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन संविधान और कानून के दायरे में रहकर। तो हम शाहीन बाग को देखें तो उन लोगों ने संविधान और कानून के दायरे में रहकर अपनी जो बात रखी है, ये सैल्यूट करना चाहिए कि भाई इतने हजारों की संख्या में वहाँ लोग मौजूद रहते हैं, लेकिन आज तक कोई एक सिंगल वायलेंस की घटना नहीं हुई। और शाहीन बाग में तो जबकि एक व्यक्ति गोली तक चलाने गया, लेकिन आप देखिए ये शाहीन बाग के लोगों का ये मतलब उनके तारीफ करनी चाहिए हमें। हालांकि हम पत्रकार हैं, हमें किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो अच्छी चीज है आंदोलन उसको भी बताना चाहिए कि आप महिलाओं का आंदोलन है। पहले बोला गया कि भैया वहां पर कपड़ों से पहचानो, फिर ये बोला गया नहीं अच्छा ये तो जामिया के लिए बोला था किसी साहब ने, बहुत बड़े साहब है। तो ये सारी चीजें देख के लगता है, लेकिन बहरहाल जो आज की तीनों खबरें थी, मैं उसको अगर फाइनली एक पॉइंट आउट करूं तो पहली खबर थी भाई जो निर्भया के केस से जुड़ी थी, वो खबर हमने आपको बताई। दूसरी और जो प्रमुख खबर थी केरल से,
तो आपको ये समझना पड़ेगा राष्ट्रवादी पार्टी होने के नाते आपके ऊपर कितने जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। और फिर जो फाइनली शाहीन बाग से जुड़ी खबर है, इसी पर हम अपने आपकी इजाज़त दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की ऐसे ही खबरों के साथ, तमाम खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। पंडित जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर धन्यवाद, और हमारे सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया जो आप लोग हमसे जुड़े हैं। आप लोग हैं तो हम लोग हैं, और हमारी ताकत आप लोग हैं, तो आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।